Hello, good morning students. Today we will discuss about chapter 10 of class 8th reaching the age of adolescence. ठीक है, लास्ट चैप्टर जो 9th चैप्टर था, चैप्टर 9th इन क्लास 8 थी, उसमें आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आगे रिप्रोडक्शन तो आपने पढ़ लिया कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं एनिमल्स, इस सब के बारे में। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, तभी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एक्टिव होता है, तभी वो वर्क करना स्टार्ट करता है। तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब बच्चों को बर्थ देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर एज, सर्टेन एज लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी भी एज में, नहीं, कुछ लिमिट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो कब करते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, कब रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर देता है, कब लेडीज में ये जो प्रोसेस है ये कब बंद हो जाता है, तो इस सब चीज के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। सबसे पहले तो एडोलेसेंस का मीन क्या होता है, ये होता है किशोरावस्था। क्या होता है, किशोरावस्था, मतलब जब बच्चा कहते हैं ना बड़ा हो गया है, किशोर हो गया है, जवान हो गया है, उसको कहते हैं किशोरावस्था। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों को जन्म देना। रिप्रोडक्शन मतलब गिव बर्थ टू बेबीज, बेबीज को बर्थ देना। लेकिन ये ऐसा नहीं हर एज में कर देंगे, इसके लिए एक सर्टेन एज होती है, एक फिक्स एज होती है जिसके बाद ये रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम उन एजेस के बारे में पढ़ेंगे, वो एज क्या होती हैं। जब हम नेक्स्ट जो हमारी ये हेडिंग है वो है एडोलेसेंस एंड पुबर्टी। एडोलेसेंस एंड पुबर्टी। एडोलेसेंस एंड पुबर्टी, क्लियर? अच्छा, एडोलेसेंस एंड पुबर्टी, जब बच्चा जन्म लेता है जभी से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब वो बॉर्न होता है, जन्म लेता है, तभी से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तभी से उसकी बॉडी का विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जब वो 0 से 2 इयर्स का होता है, 0 का मतलब होता है जब बच्चा बर्थ लेता है, जन्म लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है, बॉर्न होता है, जब वो 0 से लेकर 2 इयर्स की जो एज होती है बच्चे की, 2 साल तक का बच्चा, इस एज को क्या कहते हैं, इनफेंसी। क्या कहा जाता है, इनफेंसी। इनफेंसी का मतलब होता है शिशु अवस्था। क्या कहते हैं, शिशु अवस्था, मतलब जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, शिशु। ठीक है, उनको कहते हैं 0 से 2 इयर्स की एज को कहते हैं शिशु अवस्था। इस एज में बच्चे बैठना सीख जाते हैं, सिट करना, वॉक करना, चलना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चे सीख जाते हैं, सिट करना, वॉक करना, ये सब। उसके बाद इस एज में बच्चे की ग्रोथ फास्ट होती है, तेज होती है। फिर उसके बाद जब 2 से लेकर 12 इयर्स तक का जो टाइम पीरियड है, 2 साल से लेकर 12 साल तक की एज का जो पीरियड है, उसको कहते हैं चाइल्डहुड। क्या कहते हैं, चाइल्डहुड, मतलब बचपन। इसमें बच्चा, आपको पता है, स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है ना, अपने फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर देता है, अब स्कूलिंग में भी और अपने आस पड़ोस में खेलता है, कूदता है। तो इस एज में जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो एट अ रेगुलर पेस होती है, मतलब एक लगातार गति से होती है, सडन नहीं होती, अचानक से नहीं होती, फास्ट नहीं होती, वो रेगुलर गति से होती है। किससे होती है, जो ग्रोथ होती है वो होती है एट अ रेगुलर पेस। पेस का मतलब होता है गति, एक लगातार चाल से होती है, कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, इसमें फास्ट ग्रोथ होती है बच्चे की। अब इसके बाद जो पीरियड आता है, 12 साल से लेकर 18 साल का जो पीरियड आता है, 12 टू 18 इयर्स का जो पीरियड होता है, उसको कहते हैं एडोलेसेंस। क्या कहते हैं, एडोलेसेंस, मतलब क्या बोलते हैं, किशोरावस्था।
क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। अब ये जो है एज, इसमें एकदम से सडन चेंज आता है ग्रोथ में, अचानक से चेंज आता है जो कि बिल्कुल नोटिस किया जाता है, मतलब पता चल जाता है कि इसमें एकदम से सडन इंक्रीज हुआ है, इस वाली सडन चेंज, इस वाली जो एज है इसमें बच्चे में होता है, एकदम से सडन चेंज होता है बच्चे के अंदर, ठीक है, जो नोटिसेबल होता है, जो दिखता है, ठीक है। अब इस एडोलेसेंस के अंदर ही एक पर्टिकुलर टाइम, अप्रोक्सीमेट 10 to 14 ईयर्स, 10 से 14 साल की जो एज होती है उसको बोला जाता है पुबर्टी। क्या बोला जाता है? पुबर्टी। अच्छा, पहले मैं एडोलसेंस के बारे में आपको बता देती हूँ। जो ये एडोलसेंस है, इसमें बच्चा, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका वर्क करना स्टार्ट कर देता है, एक्टिव हो जाता है वो। उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर अंग होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्ट लेते हैं, वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। किशोरावस्था के अंदर और भी बहुत सारे चेंजेस, एडोलेसेंस में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में, जो कि विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, फिजिकली दिखाई देते हैं, और अंदर भी, बॉडी के अंदर भी काफी सारे चेंजेस होने लगते हैं। तो इसीलिए इस एज को क्या बोला जाता है? सडन चेंज, एकदम से अचानक से चेंज। इस वाले पीरियड को, एडोलेसेंस जो पीरियड होता है 12 से लेकर 18 साल तक की एज का, इसको टीन्स पीरियड भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टीन्स पीरियड। क्या बोला जाता है? टीन्स पीरियड, इसको बोला जाता है टीन्स, TEENS, टीन्स पीरियड, इसको टीन्स पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। और उन बच्चों को क्या कहा जाता है? जो इस एज के बच्चे होते हैं, एडोलेसेंस, जिनका 12 से 18 साल का एज चल रहा होता है, उनको कहते हैं एडोलेसेंट्स। क्या बोला जाता है? एडोलेसेंट्स, एडोलेसेंट्स, या फिर उनको टीनेजर भी कहा जाता है, टीनेजर। समझ आ गया? अब जो ये पीरियड है ना, ये बॉयज और गर्ल्स में डिफर करता है, ठीक है। जो एडोलेसेंस पीरियड है ना, जैसे बॉयज में होता है आपका 13 to 19 कह देते हैं, ठीक है, और गर्ल्स में ये जल्दी स्टार्ट हो जाता है। एडोलेसेंस जो पीरियड होता है गर्ल्स में 12 से ही स्टार्ट हो जाता है, 11-12 साल की एज में स्टार्ट हो जाता है, अप टू 18 ईयर, और बॉयज में ये थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, जैसे कि 13 साल से लेकर 19 साल। जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये 11 से लेकर 19 साल तक की एज को एडोलेसेंस पीरियड बताता है। जो WHO वो कितना बताता है? 11 to 19 ईयर्स की जो एज को ये क्या बताता है? एडोलेसेंस पीरियड, ठीक है। अब मैंने आपके सामने अभी एक वर्ड रखा था, पुबर्टी। अब हम उस पुबर्टी के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है पुबर्टी। पुबर्टी जो होता है वो एडोलेसेंस पीरियड के अंदर ही एक पीरियड आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो एडोलेसेंस पीरियड है वो तो होता है, एडोलेसेंस पीरियड जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 12 to 18 ईयर्स होता है, ये उसका टाइम पीरियड है। जब एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो इसी पीरियड के अंदर एक पीरियड आता है लगभग 10 से लेकर 14 साल तक की एज। इस एज में जो वो पीरियड होता है उसको कहते हैं पुबर्टी। पुबर्टी भी वही है कि बच्चा सयाना हो गया है, बच्चा बड़ा हो गया है, तो पुबर्टी के मीनिंग यही है, सयानापन, किशोर, ये सब पुबर्टी के मीनिंग ही है। तो पुबर्टी में क्या होता है, बच्चे के अंदर, गर्ल्स में भी और बॉयज में भी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसके, वो डेवलप हो जाते हैं, वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब बच्चों को पैदा करने में जो हमारे शरीर के अंग जो भाग लेते हैं, बच्चों को बर्थ देने में, बेबीज को बर्थ देने में जो हमारी बॉडी के अंग जो भाग लेते हैं, जिनकी हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, वो जो हमारी बॉडी के ऑर्गन हैं वो ग्रो करते हैं, वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं इस एज में, पुबर्टी के टाइम में। जब 10 से 14 साल की एज जो जब स्टार्ट होती है, जैसे 10-11, तो इस टाइम में वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर
14 साल तक आते आते, पुबर्टी के एंड तक आते आते वो बिल्कुल फुल्ली कंप्लीटली वो डेवलप हो चुके होते हैं और उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल होते हैं। मतलब वो कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाते हैं। समझ आ गया आपको? मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम पुबर्टी के टाइम में क्या क्या चेंजेस होते हैं उन सब चीजों को पढ़ते हैं। पुबर्टी के टाइम में क्या क्या चेंज होते हैं। चेंजेस एट पुबर्टी, चेंजेस एट पुबर्टी, पुबर्टी के टाइम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये 10 से 14 साल तक की एज मानी जाती है। क्लियर? सबसे पहला है इंक्रीज इन हाइट। हाइट में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट में, हाइट में सबसे जो प्रमुख जो देखने को मिलता है, प्रोमिनेंट चेंज, प्रमुख जो मेन जो चेंज देखने को मिलता है बॉडी के अंदर इस एज में, पुबर्टी के टाइम में, वो देखने को मिलता है हाइट में। हाइट में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन हाइट, हाइट में इंक्रीज होता है। क्लियर? तो वो बॉयज में और गर्ल्स में अलग अलग होता है। बॉयज में मोस्टली, बॉयज में क्या होता है, बॉयज में होता है स्टार्टिंग में इनका जो हाइट इंक्रीज होने का जो रेट होता है वो स्लो होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में पहले वो स्लो, धीरे धीरे वो उनकी हाइट बढ़ती है, फिर बाद में इंक्रीज हो जाती है, फिर बाद में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और 18 साल तक आते आते, एडोलेसेंस पीरियड के एंड होते होते तक 18 साल या 19 साल तक इनका एडोलेसेंस पीरियड खत्म हो जाता है। उस टाइम में जितना जिस बच्चे की हाइट होना है मैक्सिमम 5 फीट 6 फीट, जितनी भी फीट उसकी हाइट होना है, जितने भी सेंटीमीटर, अगर हम बात करें 120 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर, जितनी भी हाइट उसकी मैक्सिमम होनी है वो अप टू 18 और 19 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो फिर उसकी हाइट कंप्लीट हो जाती है। वहीं अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स में मेनली स्टार्टिंग में जब एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट होता है, पुबर्टी का पीरियड स्टार्ट हो जाता है 11-12 साल की एज में, जो जब उसका पीरियड स्टार्ट होता है तो उसकी हाइट एकदम से इंक्रीज होती है। पहले उसकी हाइट एकदम से इंक्रीज होती है और फिर उसके बाद क्या हो जाती है, स्लो रेट, मतलब उसकी जो दर होती है बढ़ने की फिर थोड़ी कम हो जाती है। सेम वही जैसे बॉयज 18 और 19 एडोलेसेंस पीरियड के लास्ट तक अपनी पूरी हाइट कंप्लीट कर लेते हैं जितना उन्हें मेनली टॉल होना है, और जो गर्ल्स होती हैं वो भी ऐसे ही एट द एंड ऑफ एडोलेसेंस पीरियड वो भी अपनी हाइट को कंप्लीट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ गया होगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ना जब स्टार्टिंग में जब वो इंक्रीज उनकी हाइट स्टार्ट होनी होती है तो उनके हाथ पैर ज्यादा लंबे दिखते हैं, मतलब जो उनके हैंड बोलूं अगर मैं, या फिर मैं उनकी आर्म बोलूं, तो उनकी जो बोन्स होती हैं, ठीक है, ये इलोंगेट हो जाती है ज्यादा ही, इलोंगेट मतलब लंबी हो जाती हैं। ठीक है, ये लंबी हो जाती हैं स्टार्टिंग की बात करूं अगर मैं। ठीक है, तो फिर मतलब ऐसे लगता है कि पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और जो हाथ पैरों का जो स्ट्रक्चर है वो मैच नहीं कर पा रहा है, प्रोपोर्शनेट नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है, अनुपात में नहीं है। हाथ पैर ज्यादा लंबे लग रहे हैं और बॉडी जो बाकी शरीर है वो इतना लंबा नहीं है, प्रोपोर्शन नहीं हो पाता, मतलब एक अनुपात नहीं बैठ पाता बॉडी के साथ। ठीक है ना, लेकिन फिर क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद जो बाकी बॉडी का पार्ट है वो भी उसको कैच कर लेता है, वो भी पकड़ लेता है उनकी लंबाई को, यानी वो भी उनके साथ ग्रो करने लगता है। जो ग्रोथ है हमारी बॉडी का वो एक बॉडीली प्रोसेस है, वो और स्लो प्रोसेस है। हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो पूरे जो हाइट है, एक वर्ड ध्यान से सुनना, हाइट जो होती है उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, वो एडोलेसेंस पीरियड तक ही बढ़ती है। लेकिन हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, ग्रोथ और हाइट दोनों डिफर करते हैं। हाइट को बोलते हैं सिर्फ जो हमें फिजिकली दिखती है कि भाई ये ना 120 सेंटीमीटर लंबा है, ये 160 मीटर लंबा है, सिर्फ हाइट उसको बोलते हैं। लेकिन ग्रोथ अलग होती है, ग्रोथ होता है विकास,
हमारी बॉडी का विकास, पूरी तरीके से हमारी बॉडी का विकास जो बाहर दिख रहा है वो तो है ही है, जो अंदर हो रहा है, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारा दिमाग कैसे डेवलप होता है, हमारा दिमाग इन्फेंसी एज में अलग होता है, चाइल्डहुड एज में अलग होता है, एडोलेसेंस में अलग होता है, और आगे जो हमारी एजेस बढ़ती जाती हैं उनमें हमारा दिमाग अलग होता है। तो ये सब ग्रोथ अंदर का भी, मतलब इंटेलेक्चुअल उसका कितना डेवलपमेंट हो रहा है, वो तर्क संगत कितना हो रहा है, कितना किस चीज को समझ पा रहा है, किसको एनालाइज कर पा रहा है, कितना वो बातों से, मतलब अपनी बातों से अपने आइडियाज को कितना दूसरे तक ट्रांसफर कर पा रहा है। तो ये सब चीजें ग्रोथ के अंदर आती हैं। तो एक बॉडीली प्रोसेस है, ये बॉडी का ही अपना एक प्रोसेस है, और एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ग्रोथ क्या होती है? स्लो प्रोसेस होता है। समझ आ गया? और ये कब से कब तक होती है ग्रोथ? जब बच्चा जन्म लेता है और जब उसकी डेथ तक, मतलब बर्थ टू डेथ चलने वाला प्रोसेस है हमारा ग्रोथ, बर्थ टू डेथ, या फिर इसको बोलते हैं वॉर्म टू टॉम्ब। क्या बोलते हैं? वॉर्म टू टॉम्ब। वॉर्म मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वूम्ब, और टॉम्ब मतलब जब कब्र में होता है। तो जो ग्रोथ है वो पूरी जिंदगी चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। समझ आया आपको? कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मुझे यहाँ से ये वाला वर्ड, इसका मीनिंग समझ नहीं आया, इस लाइन का नहीं आया। तो जितना मुझे रिमाइंड रहता है तो मैं उतना आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करती हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत अगर किसी लाइन में मैं नहीं पहुंच पाऊँ उस लाइन तक, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे पूरा पूरा आपके ऊपर विश्वास है कि आप इस जो मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से जरूर लाभ उठाएंगे। अब मैं आपके सामने ना एक न्यूमेरिकल डाटा रखती हूं। जैसे जब एज लिखती हूं, पहले तो मैं आपके सामने एज हो गई, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट हो गया। यहां से ना न्यूमेरिकल बनता है, पेपर में एक क्वेश्चन बनता है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, यहां पे बॉय हो गया, यहां पे गर्ल हो गया। मैंने आपको अभी बताया कि जो गर्ल्स की हाइट है ना वो स्पीडली बढ़ती है, उसका रेट ज्यादा होता है, ठीक है, और जो बॉयज की हाइट है वो थोड़ी स्लो होती है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, ठीक। लेकिन अप टू एडोलेसेंस एंड तक वो सब अपना पूरा 100% कर चुके होते हैं, ठीक है। ये एज, यहाँ मैंने बॉय ले लिया, यहाँ गर्ल ले लिया। अब मैं एज स्टार्ट करती हूँ 8 ईयर, 9 ईयर। आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस जब आपको देगा एग्जामिनर, जो भी देंगे वो आपको पूरा डाटा देंगे उसके साथ, ठीक है ना। तो ये मैं आपको एक टेबल बना रही हूँ, ये हो गया आपका। तो ये मैंने एज लिख दी है यहाँ पे 8 ईयर, 9 ईयर। यहाँ पे बॉय की जो हाइट होती है वो लिख देती हूँ। सेवेंटी 77। ये टेबल आपके बुक में बनी हुई है, उसमें से आप देख सकते हो। ये अच्छा, जो ये एज है यहाँ पे कि 8 ईयर की एज में बच्चा अपनी पूरी हाइट का कितना, जो बॉय होता है वो 72% अटेन कर चुका होता है, इतनी हाइट उसकी बढ़ चुकी होती है। 72% का मतलब क्या है कि अगर बच्चे की हाइट पूरी 100 सेंटीमीटर होनी है, उसकी पूरी हाइट 18 ईयर्स की एज तक अगर उसकी पूरी हाइट 100 सेंटीमीटर होनी है, तो वो 8 साल की एज तक 72 सेंटीमीटर लंबा हो चुका है। तो 72% का मतलब ये है, ठीक है। बच्चे की हाइट अगर 100% पूरी होनी है तो वो 8 साल की एज तक अपनी 72% हाइट उसकी हो चुकी है।
ऐसे गर्ल की मैंने बताया ना हाइट थोड़ी फास्ट इंक्रीज होती है, तो उसकी जो हाइट होती है वो 8 साल की एज तक कम से कम 77% हो चुकी होती है। 9 साल की एज में 75% बॉय की हो जाती है और गर्ल की 81% हो जाती है। फिर ऐसे आपका 10 ईयर में अलग है, 11 ईयर में अलग है, तो ये सब आपको लर्न करने की कोई नीड नहीं है। जब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा तो वो सारा डाटा आपको देगा, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 17 ईयर्स की एज में वो 99% अपनी हाइट पूरी कर चुका होता है और 18 ईयर्स में जितनी उसकी बढ़नी होती है 100% उसकी पूरी हो जाती है, ठीक है। अब गर्ल में वो पहले ही अटेन कर चुकी होती है अपनी अपनी मैक्सिमम हाइट। 17 की एज में वो 100 हो जाती है और 18 की फिर वो इतनी ही रहती है, मतलब सभी इतने रहते हैं। एडोलेसेंस पीरियड जब एंड हो जाता है तो बॉय गर्ल हर कोई अपनी पूरी हाइट ले चुका होता है। इसके बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, ऐसा मानिए कि एक ना बॉय है, उसकी एज कितनी है 9 ईयर ओल्ड। कितनी एज है उसकी 9 ईयर ओल्ड है। अब 9 ईयर ओल्ड है तो वो कितनी हाइट अपनी ले चुका होगा अब तक, कितनी हाइट वो बढ़ चुकी होगी उसकी 75%। तो 9 ईयर ओल्ड आते ही आपको समझ आ गया कि वो अगर पूरा 100 सेंटीमीटर वो लंबा होना है तो 75 सेंटीमीटर तो वो हो चुका है। क्लियर, ठीक है। अब उसने कहा है, ये तो उसने परसेंटेज में डाटा दे दिया, ठीक है। अब उसने कहा है कि वो ना 120 सेंटीमीटर लंबा हो चुका है, 120 सेंटीमीटर उसकी हाइट बढ़ चुकी है। तो ये बताइए कि जब पूरी एडोलेसेंस उसकी खत्म हो जाएगी, मतलब 18 साल तक की एज में उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी बढ़ेगी, एक आइडिया दो हमें कितनी बढ़ेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जो हाइट होती है उसकी मैक्सिमम हाइट का एक फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी बढ़ेगी। तो वो होती है आपकी प्रेजेंट हाइट, कि भाई उसकी अब फिलहाल कितनी है। प्रेजेंट हाइट तो उसकी 120 सेंटीमीटर है ना। परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, कि इस एज में उसकी फुल हाइट का रेशियो कितना है, और मल्टीप्लाई 100। तो प्रेजेंट हाइट है उसकी 120 सेंटीमीटर, फुल हाइट का परसेंटेज कितना है, अब तक वो कितना लंबा हो चुका है। अगर उसको 100 सेंटीमीटर लंबा होना है लास्ट में, तो वो अब कितना है, तो वो अब है 75 मल्टीप्लाई 100। क्लियर। अब दोनों 5 की टेबल से 5 से कट जाएंगे दोनों, क्योंकि इसके पीछे 5 है, जिसका इकाई का अंक, जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है वो तो 5 से कटेगा ही कटेगा, और जिसका जो 0 डिजिट है, जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है वो भी 5 से कट जाएगा। कटने का मतलब डिवाइड करना, तो दोनों को 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो और इसको भी 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 20, सॉरी 5 2 जा 10 और 0 का 0, ठीक है ना। मैं आपको मैथ्स भी बताऊंगी, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना कि जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, और जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है वो भी 5 से डिवाइड होता है। तो हम जल्दी ही मैथ्स का सेशन भी स्टार्ट करेंगे, अगर आप मुझे इन वीडियोस में मुझे सपोर्ट करोगे तो। ओके, फिर इसका यूनिट डिजिट 5 है और इसका यूनिट डिजिट 0, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। क्लियर। अब ये 3 है नीचे, ऊपर 120 है, डिवाइड हो जाएगा, करके देख सकते हो। 3 से कब डिवाइड होता है, जब डिजिट्स का सम, जब उसकी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे ये एक नंबर है 1 2 0, ठीक है, इसकी डिजिट्स क्या क्या है, 1 है, एक 2 है, एक 0 है। अगर इन डिजिट्स का हम एडिशन करते हैं 1 2 3 और 3 में 0 तो 3, ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ता 3, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना। अगर किसी नंबर की डिजिट्स का सम करें हम, उस नंबर की डिजिट्स को, अंकों को ऐड करें, और वो अगर 3 से भाग हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 3 से भाग होगा। तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 0 का 0। तो अब 4 और 40 दोनों के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का, 4 4 जा 16 और 0 का 0। तो मतलब उस
बच्चे की हाइट 160 सेंटीमीटर होगी। जब वो पूरा 18-19 साल का हो जाएगा, जब उसका एडोलेसेंस पीरियड खत्म हो जाएगा, तो उस बच्चे की हाइट मैक्सिमम कितनी बढ़ेगी? 160 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लर्न रखना है आपको बेसिकली, बाकी सब डेटा आपको मिलेगा क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? प्रेजेंट हाइट, फिलहाल उसकी हाइट कितनी है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पता चलेगा आपको इस हाइट का। प्रेजेंट हाइट है, ये भी सेंटीमीटर में होगी, ठीक है ना। मतलब सेंटीमीटर में आपको हाइट का मेजरमेंट मिलेगा और आपको मेजरमेंट करना होगा मैक्सिमम। परसेंटेज ऑफ फुल हाइट मल्टीप्लाई 100, बस वैल्यूज पुटअप करनी है जो भी आपको मिलेंगी क्वेश्चन के अंदर। परसेंटेज मिलेगी तो परसेंटेज की जगह परसेंटेज पुट कर देना, और सेंटीमीटर वैल्यू मिलेगी तो सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर वाली पुट कर देना। मल्टीप्लाई 100, बस उसको डिवाइड करके काट के जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई करके वो आपकी होगी मैक्सिमम हाइट। तो जो हाइट होती है ना, वो वैसे बच्चे की ना पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। पेरेंट्स मतलब आपको पता होगा कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जीन्स आते हैं। जीन क्या बोलते हैं जिन्हें? जीन। वो जीन पेरेंट्स से ना इनहेरिट किए जाते हैं। जीन्स ये इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट का मतलब विरासत में मिले होते हैं। जैसे जमीन मिलती है ना, पेरेंट्स की जमीन बच्चों के नाम आती है इनहेरिट, विरासत में। ऐसे ही जीन भी विरासत में मिलते हैं पेरेंट्स से। जब भी तो हम किसी भी बच्चे को देखते हैं तो पहचान लेते हैं ना, कभी ये तो अपनी मम्मी पे गया है, ये तो अपने पापा पे गया है। तो मतलब हमारे अंदर पेरेंट्स के जीन आते हैं, गुण आते हैं, तो उन पर भी डिपेंड करता है हाइट। अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट है तो उसके बच्चे की हाइट भी होगी, ठीक है। बट ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ वो जीन पे डिपेंड करता है सब कुछ, नहीं। हमें उसके लिए न्यूट्रिटिव डाइट लेनी होती है, अच्छी पोषक तत्व वाली डाइट लेनी होती है उसके लिए। न्यूट्रिटिव उसके लिए हमें अच्छी पोषण युक्त डाइट लेनी होती है। खाना अच्छा खाना होता है उसके लिए, तभी हमारे शरीर का विकास अच्छा होता है। हमारी हाइट, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, सब कुछ अच्छे से डेवलप होते हैं। तो हाइट वाला कॉन्सेप्ट हो गया ओवर। अब हम नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं। तो जो पुबर्टी जो हम पढ़ रहे हैं ना, एडोलेसेंस का पार्ट ही है ना एक पुबर्टी। एडोलेसेंस 18 इयर्स तक चलता है, पुबर्टी 14 इयर्स के आसपास खत्म हो जाता है। पुबर्टी बेसिकली है क्या, फिर से रिमाइंड करा देती हूँ आपको। पुबर्टी वो टाइम होता है जब बॉय के अंदर या फिर गर्ल के अंदर, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंग जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, प्रजनन में जो सहायता करते हैं, जो हमारे शरीर के अंग, वो पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं। उनको कहते हैं हम, उस एज को, जिस एज में ये अपना काम पूरा शुरू कर देते हैं करना, उस एज को कहते हैं किशोरावस्था, पुबर्टी, ठीक है। पुबर्टी एक उसका सब पार्ट है, जैसे एक पूरा पार्ट किशोरावस्था, पुबर्टी उसका सब पार्ट उसी के अंदर आता है। अच्छा, पुबर्टी में दूसरा चेंज क्या आता है? चेंजेस इन बॉडी शेप। चेंजेस इन बॉडी शेप। चेंजेस इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में चेंज होता है कब? पुबर्टी के टाइम में। क्या क्या चेंजेस होते हैं जो पुबर्टी के टाइम में? पहले हम मेल्स की बात करते हैं, बॉयज में, ये गर्ल्स में, फीमेल्स में। पुबर्टी के टाइम में जो बॉयज में सबसे पहले उनके ना ये शोल्डर जो होते हैं, जो शोल्डर होते हैं ये ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो शोल्डर होते हैं ये ब्रॉड, चौड़े हो जाते हैं। उनके कंधे क्या हो जाते हैं? चौड़े हो जाते हैं। उनकी मसल्स बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं। उनकी मसल्स में ग्रोथ होती है बहुत ज्यादा। जो मसल्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, समझ आ गया। और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके हिप्स ब्रॉड होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनके हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं। एक उनकी ब्रेस्ट जो होती है वो भी ग्रो करती हैं और वो इनलार्ज हो जाती हैं, मतलब वो बड़ी हो जाती हैं, उनका साइज बढ़ता है।
ब्रेस्ट ग्रो करती हैं और वो इनलार्ज भी हो जाती हैं। एक उनके हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। एक उनका पेल्विक रीजन वो भी ब्रॉड हो जाता है। पेल्विक रीजन क्या होता है? पेल्विक रीजन वो पार्ट जो अंडर द वेस्ट होता है, पार्ट अंडर द वेस्ट मतलब कमर से नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन, ठीक है ना। तो ये सब बॉडी शेप के अंदर चेंजेस हो जाते हैं और सब कुछ वही है, ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है और वो साइज में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक बार दोबारा से लर्न करते हैं। मेल्स के अंदर क्या होता है? उनके शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उनके शोल्डर, कंधे उनके चौड़े हो जाते हैं। दूसरा, उनकी मसल्स ग्रो करती हैं। उनका जो चेस्ट होता है, छाती, उनकी छाती का साइज भी बढ़ता है। चेस्ट भी क्या होती है? उनकी चेस्ट का साइज भी क्या होता है? उनका ब्रॉड हो जाता है, उनकी छाती का साइज बढ़ता है, ठीक है। और फीमेल्स में हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं, उनकी ब्रेस्ट डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलप हो जाती हैं उनकी और उनका साइज भी बढ़ता है। पेल्विक रीजन जो हो जाता है वो भी ब्रॉड होता है। पेल्विक रीजन इज दैट रीजन अंडर द वेस्ट, कमर के नीचे का पार्ट, उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो ये सब बॉडी शेप में चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन पुबर्टी में। और क्या चेंज होता है? पुबर्टी के अंदर चेंज होता है वॉइस में, चेंज इन वॉइस चेंज होने लगती है इस टाइम में। जब बच्चा 10 से ऊपर एज में चलना स्टार्ट कर देता है, 10 इयर्स क्रॉस कर चुका होता है, उसके बाद उसकी वॉइस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो आवाज आती है वो यहां से आती है। यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है वॉइस बॉक्स। क्या होता है? वॉइस बॉक्स। हमारे गले के अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है जिससे साउंड निकलती है। ये है वॉइस बॉक्स, इससे क्या निकलती है? साउंड, आवाज निकलती है, ठीक है। वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम होता है लैरिंग्स। क्या होता है? लैरिंग्स से आवाज आती है, ठीक है। ठीक, अब ये ना इस एज में, पुबर्टी की जो एज होती है 10 to 14 ईयर अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, मैं अप्रोक्सीमेटली क्यों कह रही हूँ बार बार 10 to 14 अप्रोक्सीमेटली? क्योंकि हर किसी में ना ये डिफर करती है। किसी का 12 ईयर से स्टार्ट होती है, 12 to 15 होती है, किसी का कब होती है, किसी का 9 से लेकर मतलब 11 से लेकर स्टार्ट होती है। तो ये पुबर्टी का टाइम ना 1-2 ईयर आगे पीछे रहता है सबका, और गर्ल्स में थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है 1-2 साल पहले बॉयज के कंपैरिजन में। अगर बॉय का 11 की ईयर की एज में स्टार्ट हो रहा है ना पुबर्टी टाइम, तो गर्ल का 10 में ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि इट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके। तो जो लैरिंग्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, उससे क्या निकलती है? साउंड निकलती है। तो इस एज के अंदर जो पुबर्टी की एज होती है, इस टाइम पे ना इस वॉइस बॉक्स का साइज बढ़ता है, इनलार्ज होता है, ठीक है। और ये कभी आपने देखा होगा बॉयज के ना ये वाला पार्ट ना बाहर निकला हुआ दिखता है, उसको कहते हैं प्रोट्रूडिंग पार्ट, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ भाग, गले में ना ये बाहर की ओर निकला हुआ दिखता है। इसको क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। क्या होता है अभी एडम्स एप्पल? गले में जो बाहर की ओर प्रोट्रूडिंग पार्ट जो इजीली विजिबल होता है, बाहर से अच्छे से दिखता है, जो विजिबल मतलब दिखाई देना, उसको कहते हैं एडम्स एप्पल। तो इसका साइज इस एज में ग्रो करता है, समझ आ गया। लेकिन गर्ल्स में ये विजिबल नहीं होता, बड़ी मुश्किल से, हार्डली विजिबल होता है ये गर्ल्स के अंदर, ठीक है ना। और जो बॉयज की आवाज होती है वो कैसी होती है? डीप वॉइस होती है। कैसी होती है? डीप वॉइस। ये होती है बॉयज की। मेल की आवाज कैसी होती है? डीप, गहरी, बड़ी भारी सी आवाज होती है। बड़ी नहीं, मतलब डिफर करती है, किसी की थोड़ी भारी होती है, किसी की थोड़ी कम भारी होती है, तो डीप वॉइस होती है। अगर हम वही फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर वॉइस बॉक्स का साइज छोटा होता है और इनकी एज भी हाई पिचड होती है। हाई पिचड मतलब हाई
पिचड। हाई पिचड का मतलब होता है थोड़ी पैनी आवाज, थोड़ी सुरीली आवाज होती है गर्ल्स की, ठीक है, थोड़ी पैनी आवाज होती है। अच्छा, ये आवाज किस वजह से चेंज हो रही है? बॉयज में मैंने डीप वॉइस बता दी, गर्ल्स में मैंने हाई पिचड वॉइस बता दी। ड्यू टू द साइज ऑफ वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स के साइज की वजह से, क्योंकि गर्ल्स के अंदर वॉइस बॉक्स जो होता है वो छोटा होता है, बॉयज के अंदर बड़ा होता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि ना बॉयज में ना वॉइस बॉक्स एकदम से बड़ा हो जाता है, मतलब ज्यादा साइज हो जाता है उसका, तो उसकी वजह से बॉयज की आवाज हस्की हो जाती है। हस्की मतलब भारी आवाज, ठीक है ना। हस्की या हॉर्स, हॉर्स भी बोल सकते हैं उसको, हस्की बोलो या हॉर्स बोलो, तो ऐसी हो जाती है, बड़ी भारी सी आवाज हो जाती है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, थोड़े बहुत टाइम के बाद ही वो नॉर्मल हो जाती है। क्लियर है? तो वॉइस बॉक्स, वॉइस चेंज इन वॉइस आपको समझ आ गया। पुबर्टी के टाइम में हमारी आवाज में भी फर्क आता है, चेंज आता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। अच्छा, हमारी बॉडी में ना पुबर्टी के टाइम में बड़े सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। 3 चेंज आपने पढ़ लिए, 3 चेंजेस, चेंज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, चेंज इन वॉइस। नेक्स्ट चेंज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड, स्वेट सबको पता होगा, स्वेट मतलब क्या होता है? पसीना। स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट एंड सीबेसियस मतलब देखा है ना, बॉडी में से तेल सा निकलता है, ऐसे हो जाता है चिपचिपा सा, ऑयल, उसको कहते हैं। जिन ग्लैंड में से निकलता है ना वो ऑयल, जिन ग्रंथियों में से, हमारी बॉडी के अंदर ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो जो सीबेसियस ग्लैंड होती हैं उनमें से तो ऑयल निकलता है, जो स्वेट ग्लैंड होती हैं उनमें से पसीना निकलता है, ठीक है। अच्छा, इनकी एक्टिविटी में भी चेंज आता है, मतलब पहले ये जो काम कर रही होती है, काम तो शुरू से वही करती हैं, जब से बच्चे का जन्म होता है वही स्वेट ग्लैंड में से पसीना निकलता है और सीबेसियस ग्लैंड में से ऑयल निकलता है, लेकिन इनकी एक्टिविटी कम होती है, कम निकलता है इनमें से सब। लेकिन जैसे ही पुबर्टी का टाइम आता है ना, फिर ये भी एक्टिव हो जाती है, इनके काम करने की जो क्षमता होती है वो भी बड़ी तेज हो जाती है, ठीक है। तो जो स्वेट ग्लैंड होती हैं, जब पुबर्टी के टाइम में 10 से लेकर 14 साल की एज जो होती है, उस टाइम में इनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, इनमें से बहुत ज्यादा स्वेट निकलता है, ठीक है। कभी और उस स्वेट से जो वो निकलता है ना, उससे ऑर्डर आता है, मतलब उसमें से गंध आती है, ठीक है। तो हर किसी का बॉडी ऑर्डर अलग होता है, किसकी वजह से? स्वेट की वजह से, ठीक है ना। तो उनमें से क्या आता है, मतलब गंध आती है उस पसीने में से। अब जो सीबेसियस ग्लैंड होता है, इनमें से निकलता है ऑयल। क्या निकलता है? ऑयल। अब जो ये ऑयल होता है ना, ये अगर एक्सेस निकल जाए, काफी मात्रा में अगर ऑयल निकल जाए बॉडी में से और स्वेट निकल जाए, एक्सेस मीन ज्यादा, एक्सेस मीन ज्यादा, अगर ज्यादा मात्रा में ऑयल और स्वेट निकल जाता है, उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर ना पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं हमारी स्किन के अंदर। तो उन ब्लॉक्स को, उन पोर्स को, जो हमारी बॉडी के अंदर छिद्र होते हैं ना, पोर्स मीन छिद्र, हमारी बॉडी में छिद्र होते हैं जिनसे पसीना बाहर निकलता है ना। तो वो जो पोर्स होते हैं, जब उनमें से ज्यादा पसीना भी निकलता है, ऑयल भी निकलता है, अगर उनमें से ज्यादा ऑयल और स्वेट निकलने लगे तो वहां पे क्या होगा, वो पोर्स रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे, वो पोर्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। किस वजह से? ज्यादा मात्रा में
ऑयल और स्वेट निकलने की वजह से वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब जब वो बंद हो जाते हैं तो उनमें जो ऑयल और जो उनमें वाटर मतलब स्वेट, उनमें जो वो भरा हुआ है उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। आपने देखा भी होगा कूलर वगैरह में जब पानी हो जाता है 2-3 दिन में तो उसमें बड़े मच्छर हो जाते हैं, तो बैक्टीरियाज ग्रो करने लग जाते हैं। सेम हमारी बॉडी का प्रोसेस वही है। अगर हमारी बॉडी में से ज़्यादा स्वेट निकलेगा, ज़्यादा ऑयल निकलेगा, तो जो हमारी बॉडी में जो पोर्स हैं, छिद्र हैं हमारी स्किन के अंदर, वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनमें बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। और उन बैक्टीरिया की वजह से हमारे फेस पर कितनी बार आपने देखा होगा एक्ने और पिंपल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। क्या हो जाते हैं? एक्ने एंड पिंपल। इन्हीं को कहते हैं फुंसियां और मुहासे, निकलने स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो ये था हमारा स्वेट और सीबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है इस एज में। अब हमारा एक लास्ट और रहता है, इसमें लास्ट को नहीं बोलूंगी, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर उनकी वो चेंज इन पुबर्टी के अंदर नहीं है, वो अलग से फिर उनका टॉपिक बन जाएगा। इस टाइम में ना बच्चा जो होता है, जो गर्ल होती है, जो बॉयज होते हैं, उनके अंदर ना मेंटल चेंज भी आते हैं। मेंटल मतलब दिमाग से संबंधित, मेंटली वो चेंज होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअली चेंज होता है, वो इंटेलेक्चुअली भी वो चेंज होता है, मतलब तर्क संगत रूप से उसकी जो बुद्धि है वो भी अलग काम करना स्टार्ट करती है, ठीक है। उसकी बुद्धि से रिलेटेड ये होता है तर्क संगत। इमोशनली भी चेंज होता है वो, मतलब भावनात्मक। तो उसके अंदर ये चेंज, मेंटली भी चेंज होता है बच्चा इस एज में, पुबर्टी के टाइम में। इंटेलेक्चुअल भी चेंज होता है और इमोशनल मतलब भावनात्मक। बच्चे को फील होने लगता है इस एज में। अगर उसको थोड़ा सा डांटो या कुछ बोलो तो वो बहुत जल्दी फील करता है कि मुझे ऐसे क्यों बोला है, मैं तो ऐसे कर रहा था, मेरी इसमें गलती नहीं थी, तो वो बड़ा जल्दी फील करता है उस बात को। इंटेलेक्चुअल चेंज होता है उसके अंदर, जैसे वो हर चीज को ना बड़े गौर से देखता है, वो हर चीज को एकदम एनालाइज करता है। एनालाइज मतलब विश्लेषण करता है उसका पूरी तरीके से कि ये इससे, देखे हैं ना बच्चे, आप में से आप भी होंगे, वो एक चीज है ये कैसे बनी है, कैसे इसके पार्ट्स जोड़े गए होंगे, कैसे इस चीज को बनाया गया होगा। वो बहुत सारी एक्टिविटी करते रहते हैं, हर चीज को एनालाइज करते हैं पूरी तरीके से, ठीक है ना, विश्लेषण करते हैं उसका। और वो दूसरों से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से, मतलब वो हर समय कुछ नया खोजने में लगे रहते हैं। तो वो अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को, एक्सचेंजिंग द व्यूज एंड आइडियाज, अपने विचारों को, अपने जो व्यूज, अपने जो आइडिया, अपने विचार जो होते हैं उनके दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं कि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है, मैंने इसमें ये किया है, आपने क्या, मतलब वो कुछ नई खोजबीन में लगे रहते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल बेस पर भी वो डेवलप होते हैं। मेंटली उनका दिमाग भी इस टाइम पे एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चेंज, और ये चेंजेस सबके साथ होते हैं, हर कोई इस एज में इन चेंजेस से पास आउट होता है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय साइंस मास्टर चैनल। आई होप आपको मेरा कंटेंट बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।